चैप्टर नंबर 4 जो है मेरे पास सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्ट्स के हवाले से है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास अगर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, तो उस कंप्यूटर सिस्टम की जो है वो 3 लेयर्स आपके पास होती हैं। जिसमें से एक लेयर आपकी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरी लेयर है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, और तीसरी लेयर आपके पास है उसका हार्डवेयर। कहने का मकसद ये कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर है और मेरे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर भी मेरा जो कंप्यूटर है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा उससे कोई काम प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। अगर मेरे पास सिर्फ हार्डवेयर है, सीपीयू है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हार्डवेयर के साथ साथ मेरे पास उसका एटलीस्ट कोई ना कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। दूसरी बात ये कि अब मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन मुझे अगर उससे अपनी मर्जी का काम करवाना है, मुझे उससे अपने मकसद से कोई भी मुझे प्रोसेस करना है, काम करना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की। जैसे कि अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के लिए मैं अपने आप लोग के पास क्या यूज़ करता हूँ, मैं आपके पास यूज़ करता हूँ ये वर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये क्या है, एक एप्लीकेशन का नाम है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी गेम खेलना है या मुझे इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग करनी है, सर तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगी। यस, वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आ जाता है। ऐप्स सिस्टम का मतलब, सॉफ्टवेयर जिस तरह आप मोबाइल को अपना सिस्टम जो है चेंज करते हो, अपडेट करते हो, वो सिस्टम अपडेट में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। आपके पास जो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन मोबाइल का जो सर कैमरा है और मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो यहाँ पे आएगा। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेरे पास जो है वो 3 लेयर्स आ जाती हैं। सबसे सर कैमरा पहले कहाँ पे आएगा? कैमरा बेटा आपके पास हार्डवेयर में? हार्डवेयर के अंदर है। एच डी डी। मेरे पास सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मेरे अंदर मेरे पास मेरा ओएस आ जाएगा। ओएस क्या है मेरा, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, विंडोज़ 1000, विंडोज़ XP, जितनी भी सारी विंडोज़ है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक और चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ मेरे पास मेरे कंप्यूटर की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास हमारा घर है ना, तो हमारे घर में हमारी बेसिक यूटिलिटीज या हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या है, वो हमारे पास है पानी, बिजली, गैस, राइट। ये सब मेरे पास जो है वो बेसिक्स है मेरी। लेकिन इसी जी सर। तरह से अगर मैं अपनी इन यूटिलिटीज की बात करता हूँ, तो ये यूटिलिटीज मेरे कंप्यूटर की वो है जो मेरी बेसिक्स है। जिसमें आपके पास आपका एंटीवायरस आ गया, आपकी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन आ गई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। फिर तीसरी लेयर पे मेरे पास एप्लीकेशन आ जाती हैं। ये वो एप्लीकेशन भी तुम कह सकते हो, जैसे कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर हम अपने प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, हमारा ईमेल हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई। तो मेरे पास जो है ये 3 लेवल्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरप्ट्स के अंदर। जिसमें सबसे पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब उसका फिजिकल हार्डवेयर क्या है। सेकंड, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है CAD। CAD का मतलब है कि ये आपके पास है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स का मतलब कि मेरे पास 3ds मैक्स हो गया, ऑटो कैड हो गया, माया हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे पास जो है ये हो जाते हैं 3D जो ग्राफिक्स और फोटो मैनिपुलेशन के लिए होते हैं। मेरे पास वर्ड प्रोसेसर हो गया, वर्ड प्रोसेसर से मैं अपने ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ। स्प्रेडशीट हो गया। डेटाबेस से बेटा मैं रिकॉर्ड इंस्टॉल कर सकता हूँ। इंटरनेट ब्राउजर में मेरे पास गूगल क्रोम आ गया, मैं वेबसाइट्स ओपन कर सकता हूँ। गेम्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए और स्प्रेडशीट्स हो गए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का पेपर के अंदर नाम नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर के अंदर आप कंपनी का नाम नहीं लिख सकते। आपको सिर्फ इसकी कैटेगराइजेशन लिखनी है। तो अब तक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन? हेलो हाशिर। हेलो।
हाँ, इस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसके बाद ये देखो कि अभी अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल्स हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? जी हम्म। सर। जी सर। डिफरेंस क्या है दोनों में, एप्लीकेशन और सिस्टम में? सर एप्लीकेशन में आपके पास जो मोबाइल में एप्स होती हैं वो आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। जिस तरह आप किसी से, जिस तरह टिकटॉक, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपने बताया गेम्स हो गई, या कोई कॉलिंग या चैटिंग सिस्टम हो गया। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। मतलब मोबाइल या डिवाइसेस जो भी है आपकी, उसको अपडेट करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, या उसमें एमबी बनाने के लिए, जीबी बनाने के लिए, उसके रिफ्रेश करने के लिए, वो सब चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती हैं। हम्म। देखो, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स। इसमें विंडोज़ आ गई, जितने भी सिस्टम है वो सब आ गए। हमारे पास हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ गए, और हमारे पास हमारे डिवाइस ड्राइवर्स आ गए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेरे पास स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, गेम्स और सॉफ्टवेयर हो गया। मैं भी ये तीनों और समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे पास अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेरे पास एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो मेरे पास ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे पहला एडवांटेज तो मुझे ये देता है कि दिस इज़ अ set of program that helps me to control and manage the operation of a computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर का मकसद ये कि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, मेरे एप्लीकेशंस, मेरे प्रोग्राम्स किस तरह से चल रहे हैं, ये उनको कंट्रोल और मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज़ ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो या विंडोज़ बोलो, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल सकें। Third thing is that it allow hardware and softwares to run without any problem because it provides you a platform. Third thing is that it provides you with a human computer interface। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस में आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक आ जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक आ जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस आपके कंप्यूटर को ऐसी स्पेस, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे ह्यूमन उससे इंटरेक्ट कर सकता है। फोर्थ आपके पास ये है दैट इट कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ योर हार्डवेयर और द रिसोर्सेज एज वेल, कि हार्डवेयर कितनी यूटिलाइज हो रही है और उसकी कितनी ज़्यादा एलोकेशन हो रही है। तो ये सारे फीचर्स आपके पास हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर। इसी तरह से मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम ये होता है कि दे आर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्स ऑन अ कंप्यूटर। ये वेरियस एप्लीकेशंस हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलाने के लिए यूज़ होता है। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जिससे हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। एंटीवायरस हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और यूजर जो है इस सॉफ्टवेयर को चला सके whenever they want। So right now, do you have any queries till now? अब मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये देख लो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है कि दीज आर प्रोग्राम्स दैट अलाउ द यूजर टू डू स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो मेरे यूजर को स्पेसिफिक टास्क करने देते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एग्जांपल है मेरे पास वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर का काम ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बना सको, एडिट कर सको, कॉपी कर सको, डिलीट कर सको, स्पेल चेकिंग कर सको, डॉक्यूमेंट बना सको, ट्रांसलेट कर सको। सेकंड एग्जांपल है मेरे पास स्प्रेडशीट की। स्प्रेडशीट का काम ये होता है कि आपके डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकता है, इंटीजर के अंदर, रियल के अंदर, डेटा के अंदर, और आपका जो ये नंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं आपके ग्रिड्स के अंदर, कॉलम के अंदर, रॉस के अंदर। ये ग्रिड्स जो है वो आपके पास यूनिक भी होती हैं। और स्प्रेडशीट आपको, इट गिव्स यू द एबिलिटी टू यूज फार्मूला, इट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्राफ्स एंड एबिलिटी टू डू मॉडलिंग एज वेल। आपके पास यहाँ पर डेटाबेसेस भी होते हैं। डेटाबेसेस का काम ये होता है कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। एक टिपिकल डेटाबेस होता है जो कि हमारे पास डेटाबेस से बनता है। डेटाबेस के अंदर रॉज आ सकते हैं, कॉलम आ सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा विद इन द डेटाबेस। आप डेटा को ऐड कर सकते हो, आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। हम अपने पास डेटा हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंट्रोलिंग एंड मेजरिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को कंट्रोल कर सकें, जैसे टेम्परेचर हो गया, फिर उन क्वांटिटीज को फर्दर सेंड कर सकें। ये हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर, कि आपके वो टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर रहा है, मेजर भी कर रहा है, आपका पेशेंट है उसके सिम्टम्स को भी मेजर कर रहा है। एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास ऐप्स भी आ जाती हैं जो हम अक्सर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, चाहे वो कोई वीडियो गेम हो गया, चाहे वो कोई प्लेयर हो गया, चाहे वो जीपीएस हो गया, या चाहे वो किसी किस्म की कोई भी कैमरा फैसिलिटी हो गई। फोटो एडिटिंग हो सकता है बेटा, ब्लर कर दिया, कलर कंट्रास्ट चेंज कर दिया, ब्राइटनेस बढ़ा दी, रेड आई रिमूव कर दिया। वीडियो एडिटिंग हो गई। वीडियो एडिटिंग में ये होता है कि आपने क्लिप्स को रीअरेंज कर दिया, क्रॉप कर दिया, ट्रांजिशन एडअप कर दी। आपके पास आपके ग्राफिक्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। ग्राफिक्स के अंदर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउस बिटमैप एंड वेक्टर्स टू बी चेंज। अच्छा, ग्राफिक्स के अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास होती है बिटमैप इमेजेस और एक हमारे पास होती है वेक्टर इमेजेस। ये मैंने तो मैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर शायद पढ़ाया होगा। मैं इन ग्राफिक्स को एडिट कर सकता हूँ, मैं इन ग्राफिक्स को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इस पूरे चार्ट में? नहीं सर। इसके बाद हमारे पास आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का काम ये होता है दैट दे अलाउ द हार्डवेयर टू रन प्रॉपरली एंड अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जिसमें विंडोज आ गए। विंडोज अलाउस यू, एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस द हार्डवेयर टू रन प्रॉपरली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, वो एफिशिएंटली चलता रहे, और यूज़र जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से आसानी से कम्युनिकेट कर सके, उसको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहली एग्जांपल आती है मेरे पास कंपाइलर की। अब कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है दैट आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। कंपाइलर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करेगा कोड्स को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में कर देगा? मशीन कोड्स के अंदर। मतलब ये कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके पास जावा आ सकती है, पाइथन आ सकती है, विजुअल बेसिक्स आ सकती है, फॉर्ट्रन आ सकती है, सी प्लस प्लस आ सकती है, सारी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिससे मैं अपना कोड लिखूंगा। लेकिन कंपाइलर का काम ये होगा कि उन सारी लैंग्वेजेस जो लिखी हुई होंगी उनको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड्स में। जैसे कि 0 1 0 1 0 0, इस तरह से ऐसी लैंग्वेज में, मशीन कोड्स में, जो कि अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर के लिए। क्यों करता है ये कन्वर्ट? ताकि मेरा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली टास्क को परफॉर्म कर सके, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो दूसरी है ना, वो तो मशीन कोड्स में है। तो इसमें मेरा जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वो कहलाता है सोर्स कोड, लेकिन उस कोड को कंपाइल करने के बाद वो कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। और एक दफ़ा अगर वो कोड कंपाइल हो गया तो मशीन कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी दोबारा कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है। जी सर।
सेकंड मेरे पास क्या है एप्लीकेशन के अंदर, लिंकर्स। अब लिंकर्स का काम ये है कि ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स। अभी ऑब्जेक्ट फाइल्स क्या हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ऑब्जेक्ट फाइल्स वो हैं जो कंपाइलेशन के बाद आती हैं। अब कंपाइलेशन के बाद अगर इस कंपाइलर से निकली हुई फाइल अगर एक या एक से ज़्यादा आपके कंप्यूटर में आ गई एंड यू वांट टू कंबाइन देम इनटू अ सिंगल प्रोग्राम, सो दिस इज द प्लेस दैट लिंकर्स कम इनटू प्लेस। ये लिंकर्स का काम ये होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो डिफरेंट पीसेस ऑफ कोड्स लिखती हैं, डिफरेंट मॉड्यूल सेपरेटली, उन सब को वो सिंप्लीफाई कर देता है और एक प्रोग्राम के अंदर मैनेज 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 कर देता है। A linker is a computer program that takes one or more files produced by a compiler and combines them into a single program, जहाँ वो आपके कंप्यूटर पे चल सके। For example, many programming languages allow programmers to write different piece of code modules separately। अगर मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स या कोड्स के जो अलग अलग जगहों पे सेपरेटली लिखे हुए हैं, तो ये करेगा कि जितने भी प्रोग्रामिंग के टास्क हैं, इट अलाउस टू बी ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल सब टास्क। हाउएवर एट सम टाइम इट विल बी नेसेसरी टू पुट ऑल द मॉड्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल प्रोग्राम। ये हमारे जॉब होता है लिंकर का, कि सारी चीजों को एक जगह कर देगा, बहुत सारे मॉड्यूल्स को। Is your link this is your compiler, this is your linker, and the third one is going to be is your device driver। अब डिवाइस ड्राइवर का काम ये होता है कि a device driver is the name given to a software that enables one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, और इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप कोई भी न्यू डिवाइस कनेक्ट करते हो, कोई भी न्यू डिवाइस, तो पहली बात तो ये कि अगर वो एक न्यू डिवाइस है, मतलब चाहे वो प्रिंटर हो ये स्कैनर हो, जब तक उसके डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड नहीं होंगे वो चलेगी ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि उस डिवाइस के साथ मैंने करना क्या है, उसको मैंने यूज़ कैसे करना है। जैसे दुनिया में कोई भी हम नई चीज़ को अपने पास लेते हैं, चाहे वो कोई भी न्यू डिवाइस हो कुछ भी हो, सबसे पहले हम उसका मैनुअल पढ़ते हैं। हम उससे सीखते हैं कि हमने उसके साथ काम करना कैसे है। इसी तरह से मेरे पास डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर मुझे ये बताते हैं कि मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। अगर मेरे पास ये ड्राइवर्स नहीं होंगे तो मेरे कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसे होते हैं, जैसे यूएसबी हो गई, सीडी हो गई, उनके ड्राइवर्स बिल्ट इन होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एक और चीज़ अवेलेबल है जिसको मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि इट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियली सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड के ऊपर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका काम ये होता है कि ये सारे बेसिक फंक्शंस को मैनेज करता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर वुड बी वेरी यूजर अनफ्रेंडली, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कंप्यूटर के साथ क्या काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करेगा हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कर सकें, यूजर कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर से, हम एरर हैंडलिंग कर सकें, हम सिक्योरिटी भी मैनेज कर सकें। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपकी हार्डवेयर को चलाने को बता रहे हैं कि आपने चलानी कैसे है हार्डवेयर, और यूजर आपका कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर सिस्टम के साथ। फिर हमने यूटिलिटीज की भी बात करी थी, और यूटिलिटीज आप कौन सी चीजें हैं हमारी, ये यूटिलिटीज जो हैं हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारे कंप्यूटर की। मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसरीज है उनके बगैर हम कोई काम ही नहीं कर सकते, हमारे पास कंप्यूटर तो है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास एक एंटीवायरस होना चाहिए, वायरस चेकर, मेरे पास स्पाईवेयर होना चाहिए, मैं फाइल्स का बैकअप बना सकूं, मैं डिस्क को रिपेयर कर सकूं, मैं फाइल मैनेजमेंट कर सकूं, मेरे पास सिक्योरिटी हो, स्क्रीन सेवर हो, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन मैं आपको समझाऊंगा। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर दो सॉफ्टवेयर्स दैट आर डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।
अच्छा, अब यूटिलिटीज के अंदर सबसे पहले हमारे पास जिसकी एग्जांपल दी गई है दैट इज अ वायरस चेकर। और वायरस चेकर का काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को, टैबलेट को, जो भी है उसको चेक करता है कि वायरसेस के लिए कोई वायरसेस तो नहीं है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये बैकग्राउंड के अंदर चलता रहता है और ये हमें सिक्योर करता है कि किसी किस्म का वायरस या मेलवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर ना हो। However, there are many ways to prevent from viruses that we should be careful. While downloading from the internet, we should only be opening from trusted sources. सेकंड मेरे पास एग्जांपल है डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन की। और डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का काम ये होता है कि अगर मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो फुल हो जाए और मैं जो ब्लॉक्स यूज कर रहा हूँ फाइल्स को स्टोर करने के लिए, दे बिकम स्कैटर्ड ऑल ओवर द डिस्क सरफेस। मेरे पास जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव में जो डेटा स्टोर होता है वो उस तरह स्टोर होता है, जैसे यहाँ तुम देख सकते हो ये मेरे पास सेक्टर्स है और यहाँ मेरे पास ट्रैक्स है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अपना डेटा स्टोर करना है और डेटा स्टोर करने के लिए मेरे पास जो मेरा डाटा है वो इस तरह से कंप्लीटली स्कैटर हो जाए, मतलब ये कि कुछ बॉक्सेस मेरे पास खाली भी हैं लेकिन वो स्कैटर्ड हो जाए, वो मेरे पास फैल जाए मेरा सारा डाटा। तो ये कब होता है? जब ये होता है कि दिस हैपेंस व्हेन द फाइल्स विल बिकम डिलीटेड, पार्शियली डिलीटेड और एक्सटेंडेड ओवर सो टाइम। सो दिस इज समवॉट दैट यू फेस व्हेन यू आर वर्किंग विद अ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो यू माइट हैव सीन कि आपका जो डाटा है वो बहुत स्लोली एक्सेस हो रहा है, आपकी हार्ड ड्राइव बहुत स्लो ओपन हो रही है, या आपकी हार्ड ड्राइव का टोटल जो डाटा है वो 4.7 GB है लेकिन जो फुल डाटा यूटिलाइज दिखा रहा है वो आपको 5 GB दिखा रहा है। तो this is the problem whenever you are working with a hard disk drive। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि ये डाटा मेरा जितना भी स्कैटर्ड हुआ हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव पे, अगर मैं इस सारे स्कैटर्ड डाटा को एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करूं तो मेरे पास होगा ये कि जो ही जितना भी स्कैटर्ड है वो सारा एक जगह पे आ जाएगा और बाकी जो जगह है वो मेरे पास सेव हो जाएगी, जिससे ये होता है कि मेरा जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट हियर यू कैन सी कि मेरे पास 3 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। इट इज स्टोर्ड ऑन ट्रैक 8 ऑफ अ डिस्क। ये तीनों फाइल्स जो हैं ट्रैक 8 ऑफ द डिस्क के अंदर स्टोर हो रही हैं और ये कवर कर रही हैं 12 सेक्टर। तुम्हारे पास ये रही तुम्हारी पहली फाइल, ये रही दूसरी फाइल और ये रही तीसरी फाइल। अब जब आप फाइल 2 को, व्हेन द फाइल 2 इज डिलीटेड बाय द यूजर एंड फाइल 1 हैज एडेड द डेटा टू इट, द फाइल 2 सेक्टर्स व्हिच बिकम वैकेंट आर नॉट फिल्ड बाय अ न्यू फाइल। तो इस वजह से डाटा आपका ज्यादा यूटिलाइज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने फाइल को F1 को मैंने एक्सटेंड करा दिया तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एम टी बी स्पेसेस मेरे पास बची हुई हैं। यहाँ पे भी मेरे पास फ्री सेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी मेरे पास फ्री सेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसकी डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करूँ या चीज़ों को मैं मूव करूँ तो होता यह है कि ये जो पूरा डाटा है ये मेरे पास इस तरह से अलाइंड आ जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, फाइल 1 और फाइल 3 के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मेरा डाटा काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है, अगर मैं इसको बिल्कुल ही अलाइन करूँगा, सारे ब्लॉक्स ऑफ डेटा को अलाइन करूँ एक कंटेजियस सीक्वेंस के अंदर ताकि मेरी स्पेस कम ज़ाया हो, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन दैट अलाउस फास्टर डेटा एक्सेस टाइम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। थर्ड मेरे पास आता है बैकअप सॉफ्टवेयर। और बैकिंग अप सॉफ्टवेयर मैं अपने पास यूज़ करता हूँ कि अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं अपना डाटा को बैकअप, मैं अपना सारा डाटा डिलीट हो जाए तो उसको मैं अपने पास जो है बैकअप कर लेता हूँ। बैकअप से होता है क्या, लॉस्ट होता है तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। रिमोट बैकअप पे हार्ड डिस्क में कर सकता हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव में कर सकता हूँ, यूएसबी में भी कर सकता हूँ, या किसी किस्म के क्लाउड स्टोरेज के ऊपर भी ये हो सकता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स के बेटा मेरे पास कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला बेनिफिट तो ये होता है कि वो मेरे यूज़र की सिक्योरिटी को मैनेज करता है, उसकी एक्सेस को, यूज़र आईडी को, पासवर्ड को, ये सब एक्सेस करता है। ये मेरे बाकी यूटिलिटीज़ को भी चेक करता है कि कोई वायरस तो नहीं है, मेरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे आई कैन यूज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन।
अब मैंने आपको बताया था कि encryption इज द प्रोसेस ऑफ making the data unreasonable for someone whom the data is not intended to, and the data is only unlocked with a password or with a key. So this is encryption and decryption, and overseeing the updation of the software. Sometimes you have real like looking notifications that this software needs to be updated, but whenever you go on updating to that, that is a source for a virus. So security softwares also protect them from this. I have this सर as स्क्रीन सेवर। हाँ स्क्रीन सेवर क्या होते हैं बताओ। सर वो स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होता? बेटा स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होते, ये वो होते हैं कि स्क्रीन को अगर मैं काफी टाइम तक अपने पास छोड़ दूं एज इट इज, तो हमारे स्क्रीन के ऊपर कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आ बंद हो जाते हैं। जाता मूविंग ऑब्जेक्ट ये करते हैं हमारी पावर कंजप्शन कम कर देते हैं, हमारा जो कुछ मूविंग इमेजेस होती हैं इमेज के ऊपर, या आपने देखा हुआ है कंप्यूटर को कुछ देर तक छोड़ते हो तो उस पर कुछ पहाड़ की कुछ सीनरी वगैरह खुद ब खुद आ जाती है। माउस चलाओ तो वो खुद ही आ जाते हैं, कंप्यूटर खुद ही स्टेट में आ जाता है। तो अगर मैं कंप्यूटर को बहुत ज्यादा है। सर टाइम के लिए मेरा तो छोड़ूं फोन तो वो बंद हो आइडल स्टेट में आ जाता है, इसको कहते हैं स्क्रीन से। सर मेरा तो फोन बंद हो जाता है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरा तो फोन बंद हो जाता है। तुम्हारा सस्ता वाला फोन होगा ना, अच्छा वाला लो। Screen savers are हम्म। programs that supply moving and still images on the monitor screen after a period of inactivity. I also have the examples of device driver. Device driver तो मैंने बताया that these are software that communicate with the operating system and translate data into a form that is understood by the hardware. इसके बाद बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इट enables द कंप्यूटर टू फंक्शन करेक्टली एंड allow यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स यू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सको, परफॉर्म कर सको। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारे कंप्यूटर में विंडोज ना हो तो तुम कोई काम कर सकोगे? नो, यू कैन नॉट डू दैट। नहीं। What are some functions of an operating system? The very first function is that it provides you with a human computer interface. Human computer interface क्या है कि यहाँ पे देखो मेरे पास भी विंडोज ओपन हुआ हुआ है, तो मेरे पास एक एक्सप्लोरर ओपन हुआ हुआ है जिससे बुक ओपन हुई हुई है। जैसे कि मैं अगर अपने डेस्कटॉप पे चला जाऊँ तो आइकन्स आ जाएंगी, रिसाइकिल बिन आ जाएगा, पूरा कंप्यूटर का जो है वो आ जाएगा, मेरे पास एक डिजाइन आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे सबसे पहले एक पूरा डिजाइन देता है, ये मुझे एक यूजर इंटरफेस देता है जिससे मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मोबाइल में हमारे पास मेन्यू होता है, वो उसका यूजर इंटरफेस है। कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस अलग होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं क्लास में पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मेरा जूम भी ओपन हुआ हुआ है, मेरा व्हाट्सएप भी ओपन हुआ हुआ है, फेसबुक भी ओपन हुआ हुआ है। दैट मीन्स दैट आई एम मल्टीटास्किंग एट द सेम टाइम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे क्या देगा? मुझे प्लेटफॉर्म देता है कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चला सकूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को मैं चला सकूं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ये भी बताता है कि मैं अपने यूजर अकाउंट्स को मैनेज कर सकूं, जिसमें एडमिन हो गए, पासवर्ड हो गए, यूजर नेम हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी फाइल्स को भी मैनेज करा सकता है, बहुत सारी फाइल्स अगर एक जगह पर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे हार्डवेयर डिवाइसेस को भी, डिवाइस ड्राइवर्स को भी मैनेज कर सकता है, कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी मेमोरी को भी मैनेज कर सकता है कि सी डी और ई ड्राइव के अंदर ये सारा डाटा है। इट ऑल्सो यूजेस फॉर इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन। इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन हमारे पास वो होते हैं जो मेरे रूटीन, जो इंटरप्ट मीन से किसी भी काम की रुकावट, किसी भी चीज को आपने जो है अगर वो रोक लिया, इंटरप्ट कर दिया, तो ये वो है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? दिस मैनेजेस द लॉग एंड दिस मैनेजेस द पासवर्ड एज वेल। जैसे कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की एग्जांपल ये रही। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के अंदर आपके पास दो फॉर्म्स आ जाएंगी। आपके पास आ जाएगा एक सही। GUI और आपके पास आ जाएगा एक CLI। GUI के अंदर आपके पास क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI के अंदर आपके पास क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस तो ये मुझे इस तरीके से एक मेन्यू देता है जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन को देख सकता हूँ, प्रोसेस कर सकता हूँ। इसकी भी दो एग्जांपल्स होती हैं।